गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, बैठ जाइए। शीट दे दीजिए। डिस्टेंसिंग है? हाँ है। कई बच्चे तो घर निकल गए। आइए देखिए, आपका 74 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, 75 आपको करना है। कुछ चूहों तथा बिल्लियों के समूह में से 15 बिल्लियां भाग गई। उसके बाद प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए, इसका मतलब क्या? चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की दुगनी हो गई। प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे होने का मतलब क्या? अगर बिल्ली 1 तो चूहे 2। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है? चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की दुगनी हो गई। इसका अर्थ यह है। अब देखिए, उसके बाद बोला है बाद में 45 चूहे भी भाग गए, तब प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई। उसके बाद स्थिति क्या हो रही है कि बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या की क्या हो गई? 5 गुनी हो गई 45 चूहे भागने के बाद। इसका मतलब अगर चूहे 1 तो बिल्लियां क्या हो गई? 5। आ रहा है समझ में? इसको रेशियो के माध्यम से भी बहुत जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। ये सेम क्वेश्चन मैं रेशियो प्रोपोर्शन में भी कराऊंगा, यही सेम क्वेश्चन, लेकिन रेशियो से कराऊंगा। देखिए रेशियो बना भी है यहाँ पर बिल्ली और यहाँ चूहा, इसमें रेशियो बना भी दिया गया है 1-2 का और फिर 5-1 का। लेकिन यहाँ पर हमें करना है नंबर सिस्टम में इक्वेशन फॉर्म करके। इक्वेशन बना के क्वेश्चन कैसे होगा आइए देखिए। आइए, मेथड 1, माना 15 बिल्लियां जाने के बाद बिल्लियों की संख्या बराबर क्या? x। ये एग्जाम का तरीका नहीं, लेकिन आना चाहिए सबको। 15 बिल्लियां जाने के बाद बिल्लियों की संख्या क्या हो गई? x। तो बताइए, बोला गया उसके बाद प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए, तो चूहों की संख्या क्या होगी? इसकी दुगनी होगी, 2x होगी कि नहीं? तो लिखेंगे चूहों की संख्या बराबर 2x। सहमत है कि नहीं आप लोग? 15 बिल्लियों के जाने के बाद प्रारंभिक बिल्लियों की संख्या x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 15 बिल्लियां चली गई हैं, तो 15 बिल्लियों के बाद जाने के बाद बिल्लियों की संख्या हो गई x। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की दुगनी हो रही है। बोला गया है ना कि प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। इस लाइन पर ध्यान दीजिए, प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। इसका मतलब क्या? अगर बिल्ली 1 तो चूहे 2, मतलब चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की दुगनी हो गई। चूहे 4 होंगे कब? जब बिल्लियां होंगी 2। आ रहा है समझ में? चूहे 8 होंगे जब बिल्लियां होंगी 4। दुगनी होना है चूहों की संख्या को। तो अगर इस स्थिति में बिल्लियों की संख्या x है तो चूहों की संख्या क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। अब क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, बोला गया है उसके बाद 45 चूहे भी भाग गए, तब जो है तब प्रत्येक चूहों के लिए 5 बिल्लियां रह गई। तो यहां कितने चूहे भगाएंगे? 45। तो चूहों की संख्या से 45 चूहे हमने माइनस कर दिए। तो अब ये जो चूहों की संख्या है, अगर 1 है तो बिल्लियों की संख्या क्या होगी? 5 होगी। प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई। इसका मतलब ये जो बिल्लियों की संख्या x है, यही तो है, इस चूहों की संख्या की क्या होगी? 5 गुनी। कि चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की 5 गुनी? बताइए क्या बोलेंगे? 5 गुनी होगी। प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई। इसका मतलब बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या की क्या? 5 गुनी। तो बच्चों अगर इसका 5 टाइम ले लेंगे तो ये किसके बराबर? ये बराबर होगा बिल्लियों की संख्या के बराबर, x के बराबर। आ रहा है सबको समझ में? बोला गया प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई। इसका मतलब होता है चूहा अगर 1 तो बिल्ली 5। इसका मतलब बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या की क्या? 5 गुनी। तो बिल्लियों की संख्या तो यही होगी x।
कि प्रारंभिक उठाएंगे? नहीं, बिल्लियां जा चुकी हैं 15, तब संख्या हुई है x। अब चूहे 2x थे, अब 2x में से 45 चूहे निकल गए, तो अब ये जो x होगा 2x माइनस 45 का क्या होगा? 5 टाइम्स होगा। कितना होगा? 5 टाइम्स। हल करेंगे तो x बराबर क्या? 25। अब लिखेंगे प्रारंभ में बिल्लियों की संख्या। बिल्लियों की संख्या, प्रारंभ में बिल्लियों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, बताइएगा। 25 बची हैं कब? 15 बिल्लियां जाने के बाद, तो 15 और ऐड कर देंगे इसमें, कितना हो जाएगा? 40। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे। गुड मॉर्निंग भाई यूट्यूब के बच्चों, जो हमारे क्लास के हैं वो यूट्यूब पे है इस समय। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये क्वेश्चन बेसिक से समझ में आया होगा आप लोगों को। एग्जाम का तरीका ये है नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है इसका मतलब आप मैथ में कमजोर हैं, पढ़ाने के बाद भी नहीं आ रहा है, तो अब तो आ गया होगा। दोबारा एक बार बता दूं? यस, क्यों? प्रत्येक चूहे के लिए उल्टा हो गया क्या कंडीशन? प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई, तो सही तो है। प्रत्येक चूहों के लिए अगर चूहा एक है तो बिल्ली क्या हो गई? 5। 1 का 5 गुना करेंगे तभी तो 5 आएगा। आया समझ में? ध्यान से देखिए, प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई, इसका मतलब संख्या की क्या स्थिति है? चूहा अगर 1 तो बिल्ली 5 होगी, चूहा अगर 1 तो बिल्ली 5, यानी कि बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या का क्या? 5 गुना। सीधी सीधी बात है। प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई, इसका मतलब क्या? क्या है इसका मतलब बताइए? सीधे सीधे अगर चूहा 1 तो बिल्ली 5, यानी कि बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या की 5 गुनी, यही 5 का गुणा होगा। समझ में आया? क्लियर हो गया सारे बच्चों को? आइए अब देखिएगा, यहां जो है आप कहेंगे सर यहां क्यों नहीं, फिर ये ऐसे कैसे हो गया? बात वही है, यहां कंडीशन क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। यहां जो हमने लिखा है वो कौन सी कंडीशन फॉलो की है? प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए, मतलब चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की क्या हो गई? 2 गुनी। इसका अर्थ ये है, तो बिल्लियां अगर 1 तो चूहे क्या होंगे? 2x होंगे। ठीक, आइए एग्जाम का तरीका इसका उठा लेते हैं। रेशियो भी एक मेथड है इसका, लेकिन हम इसको करेंगे किससे? जीटीओ से। मेथड 2 जीटीओ। मेथड 2 जीटीओ यूट्यूब पे कमलेश कुमार मिर्जापुर कह रहे हैं एक बार फिर से, प्रज्ञेश पटेल भी कह रहे हैं एक बार फिर से। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रज्ञेश और कमलेश। कुछ चूहों तथा बिल्लियों के समूह में 15 बिल्लियां भाग गई हैं, तब जाकर क्या हुआ है? प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। इसी चीज को समझ लीजिए ना, प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए, मतलब बिल्ली 1 तो चूहे 2। इसका मतलब चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की दुगनी हुई। उसके बाद फिर 45 चूहे भाग गए, तो यहां पर क्या हुआ है? प्रत्येक चूहे के लिए कितनी बिल्लियां रह गई? 5 बिल्लियां रह गई। आ रहा है समझ में? इसका मतलब बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या की क्या हो गई? 5 गुनी हो गई। इसी चीज को आपको समझना है। प्रज्ञेश और कमलेश, मान लिया 15 बिल्लियां जाने के बाद बिल्लियों की संख्या x, बिल्लियों की संख्या क्या हो गई? x, तो चूहों की संख्या क्या होगी बताइए? इसकी दुगनी 2x होगी। पहली वाली कंडीशन से ये माना है हमने। अगर आप सिंगल वेरिएबल में मानना चाहते हैं तो पहली कंडीशन का यूज करना पड़ेगा दोनों को मानने के लिए। अब इसके बाद बोला है 2x में से कितने चूहे चले गए? 45 चले गए। तो अब बोला गया है प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई। इसका अर्थ क्या है? ये जो बिल्लियों की संख्या है चूहों की संख्या का क्या है? 5 गुना है। आया समझ में? चूहे अगर 5 तो बिल्ली 1, सही है? उल्टा बोल दिया। चूहा अगर 1 तो बिल्ली 5। समझिए, चूहों की संख्या का 5 गुना हो गई बिल्लियों की संख्या,
बोला गया है ना प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई। प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रहने का मतलब चूहा 1 तो बिल्ली 5। तो क्या बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या का 5 गुना हुई कि नहीं? तो 5 गुना है तो 5 का गुणा करना पड़ेगा किस में बताइए? चूहों की संख्या में। इसी का 5 गुना लेंगे यानी कि 5 से गुणा करेंगे। गुना मतलब गुणा, इसी में 5 का गुणा करेंगे और ये बराबर किसके होगा बताइए? x के। ये कंडीशन है। आपको समझ में आया? और YouTube पे प्रज्ञेश और कमलेश आप लोगों को समझ में आया? संदीप कुमार यादव कह रहे हैं हमें बेसिक मेथड नहीं आता। आना चाहिए, इससे मैथ्स में मजबूती झलकती है कि आप इस तरीके से कंडीशन सेट करके कर पा रहे हैं। आइए चलिए देखिए, अब मैं इसको GTO से कराने जा रहा हूं। हर एक बच्चा देखिए, मेथड 2 यहां है 20, ये 30, ये 40 और ये D है 50। अब देखिएगा, ये बिल्लियों की प्रारंभिक संख्या है। अगर बिल्लियों की प्रारंभिक संख्या को हम 20 माने 20, तो 15 बिल्लियां चली जाएंगी। तो 15 बिल्लियों के जाने के बाद बिल्लियां कितनी बचेंगी? 5 बचेंगी। कितनी बचेंगी? 5। तो चूहे कितने हो जाएंगे? 10। क्या 10 चूहों से 45 चूहे निकालना संभव है? नहीं। भाई देखिए, बिल्लियों की प्रारंभिक संख्या 20 अगर ले लें तो 15 बिल्लियां चली गई, तो बिल्लियां बची कितनी? 5 बच रही हैं। 5 बिल्लियां बच रही हैं। अब बोला है कि प्रत्येक चूहे के लिए 2 बिल्लियां रह गई। प्रत्येक चूहे के लिए 2 बिल्लियां रह गई। क्लियर है? तो यानी कि बिल्लियों की संख्या, क्या बोला? यही बोला, प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। ये बोला प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। इसका मतलब अगर बिल्लियों की संख्या 1 तो चूहों की संख्या 2, तो इसका अर्थ क्या है? दुगना हुआ कि नहीं चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या का? तो वहां पर ध्यान से सुनिएगा, 5 आपकी बिल्लियां बची हैं 15 जाने के बाद, दुगना करेंगे तो 10 आएगा चूहों की संख्या आएगा। तो क्या 10 में से 45 चूहे हटाना संभव है? नहीं। 10 ही चूहे हैं तो उसमें से 45 चूहे कहां चले जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते हैं ही नहीं उतने कि जाएंगे। यानी कि ये ऑप्शन आपका क्या है? गलत है। ये ऑप्शन आपका गलत है। अब इसके बाद आ जाइए 30 पे। अगर हम माने कि बिल्लियों की प्रारंभिक संख्या 30 है, तो कितनी बिल्लियां निकल रही हैं? 15। तो बची बिल्लियां 15 बची। अब देखिए, जो चूहों की संख्या होगी इसका दुगना होगी। यही चीज समझनी है, दुगना क्यों होगी? क्योंकि बोल रखा है कि प्रत्येक चूहे के लिए, प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रह गए। प्रत्येक बिल्ली के लिए 2 चूहे रहने का मतलब चूहों की संख्या बिल्लियों की संख्या की क्या हो गई? 2 गुनी हो गई। क्लियर हो गया? तो यहां पर 30 बिल्लियां प्रारंभ में थी, 15 निकल गई, बची 15। तो चूहों की संख्या क्या होगी? 30 होगी। 15 दूना 30, इसका 2 गुना। तो क्या यह संभव है चूहों की संख्या 30 होना? नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि 45 चूहे यहां से निकल नहीं पाएंगे। तो यह भी आपका क्या है? गलत है। आइए 40 पे आते हैं। अगर हम बिल्लियों की संख्या 40 लेंगे तो क्या बोला है? पहले 15 बिल्लियों को भगाइए, कितनी बचेंगी? 25 बिल्लियां बचेंगी। 25 बिल्लियां बची। अब चूहों की संख्या क्या होगी? 50 हो जाएगी। चूहों की संख्या क्या होगी? 50। अब इसमें से 45 चूहे जा सकते हैं। 45 चूहे गए तो बचेंगे कितने? 5 चूहे। और बिल्लियां कितनी बची हैं? 25 बची हैं। आ रहा है समझ में? बिल्लियां कितनी बची हैं? 25। तो बोला गया है कि अब प्रत्येक चूहे के लिए 5 बिल्लियां रह गई, यानी कि बिल्लियों की संख्या चूहों की संख्या का 5 गुना है। तो आप बताइए, चूहे 5 हो गए, बिल्लियां 25, तो हुई ना बिल्लियां 5 गुना? हुई ना बिल्लियां 5 गुना? यानी कि आंसर कौन सा सही है? सी वाला सही है। आपका डी वाला आंसर अपने आप फिर क्या होगा? गलत होगा। आया समझ में? एक सही हो गया तो अगला तो अपने आप गलत होना है। यह हमने क्वेश्चन की ही कंडीशन को इससे सेटिस्फाई कराया है। आ रहा है समझ में? ऑप्शन उठाकर क्वेश्चन की कंडीशन को ही सेटिस्फाई कराया है। हर एक बच्चा देखे। आशु चौहान कह रहे हैं सर अनुपात से बताइए। आपके बताने ना बताने का फर्क नहीं पड़ता यहां पर। कारण क्या है? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन बच्चे हम रेशियो में कराएंगे।
सेम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, सेम। अभी आज 2 मेथड करा दिया, 50 यही थोड़ी रख देना है हमको। जिस टॉपिक का ये सवाल है उस टॉपिक में जाएंगे, सेम क्वेश्चन मिलेगा और वहां पर हम इसको किससे कराएंगे, रेशियो से। ठीक, आइए टाइप 2 टाइप 3 में ही मिल जाता है ये सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं होता। आइए देखिए, पहले ये 2 मेथड सीख लीजिए, 2 मेथड आना चाहिए तब रेशियो की बात करिएगा। और रेशियो प्रोपोर्शन अभी पढ़ने में आपके टाइम है, अभी परसेंटेज चलेगा, काफी सारे टॉपिक चलेंगे। आइए चलिए देखिए 76। अब लिख लीजिएगा, बहुत बच्चे रोने लगते हैं, लिख दीजिएगा रेशियो का मेथड रेशियो प्रोपोर्शन में ही कराया जाएगा, मेंशन कर लीजिएगा, रेशियो का मेथड रेशियो प्रोपोर्शन में ही कराया जाएगा। आइए, वो भी रेशियो प्रोपोर्शन के मेथड में बच्चों हम इसको कई सारे मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में जो पढ़े होंगे, कितने लोग रेशियो पढ़े हैं बताइए, कोई बैच में बैठा बच्चा आप पढ़े, कराया है मैंने ये क्वेश्चन वहां 2 मेथड तो लगा ही होंगे एटलीस्ट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और रेशियो। ठीक, बैठ जाइए, कराऊंगा ही। 76 देखिए, एक छात्रों में कुल छात्रों के 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, यानी कि 2/5 क्या होंगे, लड़के होंगे। यदि लड़कियों का 2/9 भाग और लड़कों का 1/4 भाग अनुपस्थित है तो कुल छात्रों का कितना भाग उपस्थित है। तो जो उपस्थित है उनका भाग निकालिए, पहले जो उपस्थित है उनका भाग निकालिए। 76 गर्ल्स कितनी है, 3/5, बॉयज कितने होंगे, 2/5। गर्ल्स में कितनी अनुपस्थित है, 2/9, तो 2/9 अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितनी होंगी, 7/9। बॉयज में कितने अनुपस्थित हैं, 1/4 भाग, तो कितने उपस्थित होंगे, 3/4 भाग। आ गया समझ में। तो बताइए ये कितना है, 3 3 9, 7/5 3 15, फिर यहां पर कुछ कटेगा नहीं, ये हो गया 6/, कटेगा हाँ 3/10। अब देखिए पूछा गया है तो कुल छात्रों का कितना भाग उपस्थित है, तो उपस्थित कहां से पता चलेगा, इसी को जोड़कर। उपस्थित कहां से पता चलेगा, इसी को जोड़कर। तो बच्चों जोड़ना भी बहुत आसान है, अब रख के मत जोड़ने लगेगा इसको। एलसीएम मतलब इसका डेनोमिनेटर सेम कर लीजिए, एलसीएम लेके सेम किया जाता है, ओरली कर सकते हैं। 15 और 10 का एलसीएम 30, 30 बना लीजिए। 30 बनाने के लिए यहां पर किससे मल्टीप्लाई बताइए, 3 से, तो यहां भी 3 से, ये 9 हो गया। यहां पर 2 से, तो यहां पर 2 से 14 हो गया ना। 14 और 9 कितना हुआ, 14 और 9 कितना, 23, और बाई कितना हो गया, 30। इतने ही भाग क्या हैं, उपस्थित है। इतने ही भाग टोटल उपस्थित है, ऐड करना है दोनों को। ऐड करना है, हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। क्या संख्या, हाँ क्यों नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट मान रहेगा तो 100% निकल सकता है। हमने यहां मान 1 माना है। टोटल छात्र कितने हो गए, कुल विद्यार्थी 1, कुल विद्यार्थी क्या होगा 1, तो 1 में 3/5 गर्ल्स हैं, तो 1 में 2/5 क्या होंगे, बॉयज होंगे। अब देखिए 3/5 बॉयज जो हैं, सॉरी 3/5 जो गर्ल्स है उनका 2/9 क्या है, एब्सेंट है, तो 7/9 क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो इसका हमने डायरेक्ट 7/9 निकाल लिया। ये गर्ल्स का नंबर है, ये गर्ल्स का नंबर है, और गर्ल्स के नंबर का हम देख रहे हैं कि 2/9 एब्सेंट है, तो 7/9 प्रेजेंट होंगे, तो इसका डायरेक्ट 7/9 निकाल लिया। ये बॉयज का नंबर है 2/5, इसका 1/4 एब्सेंट है, तो 3/4 प्रेजेंट होंगे, डायरेक्ट 3/4 निकाल लिया। अब यहाँ कोई रियल नंबर होता तो रियल नंबर को भी हम एक्चुअल नंबर को भी यूज कर सकते थे। आया समझ में, या एक्चुअल नंबर का 23/30 निकाल लेंगे तो भी हमारा कितने प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा। क्लियर है। चलिए यहाँ पर पूछा गया है कुल छात्रों का कितना भाग उपस्थित है। अगर कह दें 23/30 छात्र उपस्थित है 1 में, तो इतना ही भाग तो उपस्थित हुए, इतना ही भाग आपके उपस्थित हुए।
तो तेलियरगंज वाले किसी बच्चे ने बोला था रियल नंबर रहेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। रियल नंबर मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर रहेगा तो क्या होगा, ऐसे ही लगेगा नॉर्मली। आइए देखिए 77, यूट्यूब के कमेंट दिखाइए, कहा नहीं है क्या अनिल, क्वेश्चन आपको बता के गए हैं करने के लिए। चलिए आ गया, आपको सब पता है क्या, गुड। तो सर रिपीट कर दीजिए, आदर्श विश्वकर्मा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए बाबू, आप लोग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। चलिए आइए देखिए, अब इसके बाद है आपका 77। एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। यदि शिक्षक ने 13 रुपए दिए हों जिससे कुल राशि 49 रुपए हो गई है, तो बताइए वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। ओरल है वैसे तो, सुनिए ध्यान से। अगर मान लिया इस क्लास में, वर्ग यानी कि क्लास हो गया, क्लास में अगर 10 विद्यार्थी हैं आप लोग, तो प्रत्येक कितना पैसा दे रहे हैं, 10-10 रुपया नहीं, 10-10 पैसा देंगे। यहाँ पैसे की बात बोला है, अब इंग्लिश में मिला लीजिएगा क्या है, ठीक है। यहाँ होना चाहिए इन अ सेक्शन ईच स्टूडेंट गिव्स द इक्वल अमाउंट ऑफ मनी टू द नंबर ऑफ सेक्शन। भाषा मतलब इसकी इंग्लिश वाली सही नहीं है, पैसा वहां पर मेंशन होना चाहिए। क्वेश्चन में ये बात मुख्य है कि वर्ग में जितने विद्यार्थी हैं प्रत्येक उतने ही पैसे देते हैं। इंग्लिश में करेक्शन है इसके, उतने ही पैसे देते हैं मतलब क्या, मतलब क्या, अगर वर्ग में 10 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक कितना देंगे, 10-10 पैसे। 100 विद्यार्थी हैं तो प्रत्येक कितना देंगे, 100 पैसे देंगे, 100 पैसे देंगे। तो पैसे की बात हो रही है यहां पर। तो मान लेंगे, यहां देखिए ध्यान से देखिए 77, माना वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या, x। माना वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, क्लियर हो गया। अब देखिएगा विद्यार्थियों की संख्या x है, तो प्रत्येक द्वारा दिया गया धन, प्रत्येक द्वारा दिया गया धन क्या हो जाएगा बच्चों, x पैसे। क्या हो जाएगा, x पैसे। तो कुल धन इनसे कितना आएगा, x इंटू एक्स। भाई x विद्यार्थी हैं, प्रत्येक x पैसा देंगे, तो टोटल कितना कलेक्ट हो जाएगा, x इंटू एक्स यानी कि x स्क्वायर पैसे कलेक्ट हो गया। अब बच्चे देखिए, इसमें शिक्षक के भी धन 13 रुपए को शामिल कर दिया जाए तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 49 रुपए हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, x² प्लस 1300 करेंगे। भाई ये जब पैसे में है तो ये भी किस में रहेगा, पैसे में, तो ये बराबर किसके, 49 रुपए के। कई बच्चे केवल x² प्लस 13 कर देते हैं और ये बराबर 49 के करते हैं, ये गलत है, ह्यूमन एरर है यहां पर आपसे। जब ये पैसे में है तो ये भी पैसे में रखा जाएगा और फिर ये किसके बराबर होगा, इसका योग 49 रुपए यानी कि 4900 पैसे के बराबर होगा। तो x² बराबर क्या बताइए, हाँ 3600। तो x बराबर क्या 60 विद्यार्थी और प्रत्येक कितना देंगे, 60 पैसे देंगे। पूछा भी यही है आपसे, तो बताइए वर्ग में कितने विद्यार्थी हैं। करना ओरल ही है बच्चों, इसको करना ओरल ही है, इतना सब लिख के नहीं करना है। साफ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि क्लास में जितने बच्चे हैं प्रत्येक उतना पैसा दे रहे हैं तो पक्का ये x² का केस बनता है। आगे समझ में, टोटल 49 रुपए कलेक्ट हुआ है, तो शिक्षक का पैसा अगर हटाया जाए तो केवल बच्चों का पैसा आपके पास रहेगा। तो 49 में से 13 घटाएंगे कितना आएगा, 36। तो यही x² बराबर 36 यानी कि 3600 के। तो x बराबर किसके, 60 के। x बराबर किसके, 60 के। ये आपका आंसर होगा। है सवाल ओरल, ठीक है। लिखने में तो हम इसलिए लिख देते हैं कि कभी रिवीजन करना हो तो आप रिवाइज कर सकें अच्छे से। आइए बच्चों देखिए,
78 है। किसी स्कूल के प्रत्येक सेक्शन में विद्यार्थियों की संख्या 24 है। नए विद्यार्थियों के नामांकन के बाद 3 नया सेक्शन शुरू किया गया। अब सेक्शनों की कुल संख्या 16 है तथा प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी हैं। कितने नए विद्यार्थियों का नामांकन हुआ, सुन लीजिएगा। अब सेक्शन 16 है और प्रत्येक सेक्शन में 21 विद्यार्थी हैं, तो अब कितने विद्यार्थी हो गए वो पता चल जाएगा। पहले कितने विद्यार्थी थे वो भी पता चल रहा है हमें। अब सेक्शन 16 है तो सेक्शन कितने बड़े हैं, 3 नए सेक्शन शुरू हुए हैं, तो पुराने सेक्शन कितने थे, 13। पुराने सेक्शनों की संख्या क्या होगी, 13 होगी। 3 बढ़ने के बाद अब कुल सेक्शन 16 है, ये ऐसा कह रहा है। अगर आपसे कहा जाए 3 सेक्शन बढ़ाने के बाद सेक्शन टोटल 16 हो गए, तो पहले थे कितने, 13 थे। सभी बच्चे बताएंगे कितने थे, 13 थे। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल लीजिए 16 सेक्शंस के, और उसमें से आप 13 सेक्शंस के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को माइनस कर लीजिए, तो क्या आएगा, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा। सही है, ध्यान से देखिएगा। नए विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा बच्चों, 16 गुणे 21 और माइनस पुराने सेक्शन कितने होंगे, 13, 13 गुणे 24। प्रारंभ में सेक्शन क्या होंगे, 16 में से 3 गया, कितना, 13। बच्चों बताइए कितना, 24, ठीक, 24। ये आपका आंसर हो जाएगा 78 का। ये छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम है, मजबूती लाएंगे आपके नंबर सिस्टम में, ये आप इससे मजबूत होंगे। यूट्यूब वाले कमेंट बाबू दिखाइएगा जरा, ठीक है। 24 बच्चों ने आंसर करा है, राजा तिवारी, सूरज पांडे, रविकांत, सचिन प्रजापति, संदीप, कुंवर सिंह, ठीक है। जरा परमानंद सर को बुलाइए। हो गया, आइए देखिए 79 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एक विद्यालय की किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी हैं। यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं तो 2 छात्र खड़े रह जाते हैं, और यदि प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठे हैं तो 14 छात्र खड़े रह जाते हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया है। वैसे तो एग्जाम में करने का तरीका है गो थ्रू ऑप्शन, लेकिन गो थ्रू ऑप्शन लगा कब पाएंगे, जब सवाल का अर्थ आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर गो थ्रू ऑप्शन कैसे लगाएंगे। तो सवाल का अर्थ आपको समझ में प्रॉपरली आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बेसिक से करेंगे। क्या पूछा है, देखिए परमानंद सर हैं, मास्क हटा के चेहरा तो दिखाई दिए, सभी लोग जानते ही हैं आपको। कौन कौन इन तो नहीं जानता, हाथ उठाए, ठीक है, अब जान लीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, कोचिंग से आप लोग इतना क्लोजली अटैच हैं, चीज़ों में इतना ज़्यादा आप लोग का योगदान है, रोल है, फिर भी आप लोग को बच्चे नहीं जानते, तो ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है, ठीक है। क्यों बच्चों, आप इनको नहीं जानते तो किसके लिए शर्म की बात है, हाँ क्या नहीं दिखाई दे रहा है, आइए आइए इधर आ जाइए। हमारे हॉल नंबर 1 हॉल नंबर 3 वाले बच्चे नहीं देख पा रहे हैं आपको, अच्छा देख लीजिए। ये प्रॉपर आप लोग की समस्याओं को दूर करने के लिए है। मतलब प्रॉपर समस्या क्या, जैसे बैच में कोई मतलब मान लिया कोई चीज छूट गई है या आपको लाइव ट्रांसफर चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए, या आपने आई कार्ड जमा किया है और आपका ट्रांसफर अभी तक नहीं हुआ है, इन चीजों के लिए सर है। कंटेंट के लिए तो मैं ही हूं, ठीक है, जो भी कंटेंट या ये सब मटेरियल बैच ट्रांसफरिंग के लिए यही है, यही लागू करेंगे, ठीक है। और आपका ट्रांसफरिंग वाला सिस्टम भी यही देखेंगे, लीवोलन से भी रिलेटेड प्रॉब्लम यही देखेंगे यहाँ पर। अनिल, जो भी लीवोलन से रिलेटेड या जो भी बैच ट्रांसफर का समस्या हो
सर के पास ही पहुंचाइए। ठीक है, तो सर को सबने देख लिया ना? ठीक है, गुड। अब आइए 79 नंबर के क्वेश्चन पे। इस काम को जिम्मेदारी के साथ परमानेंट सर करना है। किसी का अलाउ वगैरह करना है, जैसे मान लिया कोई फीस के लिए ड्यू डेट बढ़वाना चाहता है तो आप ही बढ़ाएंगे, परमानेंट सर आप ही बढ़ाएंगे। चलिए आइए देखिए, मतलब अब फीस जैसे जो बच्चे हैं फीस टाइम से अभी नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जमा 20 दिन बाद, महीने भर बाद, 2 महीने बाद करना है तो सर से क्या कराइए, अलाउ करा लीजिए, हो जाएगा। हमारे पास आने की जरूरत नहीं होगी, इन्हीं को अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, यही करेंगे। हाँ, कोई रेयर केस हुआ, बच्चा कहीं पता चला कह रहा कि अब हम अगले साल फीस जमा करेंगे, तो फिर वो केस हमारे पास आएगा। ठीक है, चलिए आगे सुनिए। आगे, एक विद्यालय की किसी कक्षा में कुछ बेंच लगी है, तो मान लेते हैं, माना विद्यार्थियों की संख्या पूछा है ना, विद्यार्थियों की संख्या बराबर क्या है, x। अब देखिएगा, विद्यार्थियों की संख्या x हो गई, इन्हीं x विद्यार्थियों को बैठाना है और बैठाने की 2 स्थितियां दी गई हैं। पहली स्थिति क्या है, यदि करके यदि से लिखा हुआ है, यदि प्रत्येक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं तो 2 छात्र खड़े रह जाते हैं, और अगर प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र बैठते हैं तो 14 छात्र खड़े रह जाते हैं। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या है? अब ये बताइए, मान लिया अगर मैं आपसे पूछूं, क्लास में 100 स्टूडेंट हैं, 100 छात्र हैं, और एक बेंच पर 4 छात्र बैठते हैं, तो क्लास में बेंचेस कितने लगे हुए हैं? 25। कैसे पता चला? कुल छात्रों की संख्या में एक बेंच पर बैठने वाले छात्रों की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग, बेंच की संख्या आ जाएगी। क्या बच्चों यहां पर हम बेंच की संख्या निकाल सकते हैं? केस 1 से एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। मान लिया कुल छात्र अगर x हो गए तो बेंच पर बैठने वाले छात्र कितने होंगे? x माइनस 2। 2 छात्र खड़े हैं ना, वो बैठे नहीं हैं, तो बेंच पर बैठने वाले छात्र कितने हो गए? x माइनस 2, और x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। x माइनस 2 को अगर 4 से भाग देंगे तो किसकी संख्या आएगी? बेंच की संख्या आएगी। ऐसे ही सेम आप अगले केस में जाके बेंच की संख्या निकालेंगे। वो बेंच की संख्या वहां क्या होगी? 14 छात्र खड़े हैं तो x माइनस 14 छात्र बैठे हैं, और एक बेंच पर बैठते हैं 3 छात्र, तो यहां से बेंच की संख्या कितनी आएगी? x माइनस 14 बटा 3। दोनों ही स्थितियों में बेंच की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। जैसे ही बराबर कर देंगे x की वैल्यू आ जाएगी। ये तरीका हो गया आपका क्या, बताइए, इक्वेशन फॉर्म करने का। इक्वेशन फॉर्मेशन मैथ्स में आपको आना चाहिए, ये चीजें मुख्य है, इसलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है कि एक मजबूती आ जाए आपके अंदर। तो देखिए बेंच की संख्या निकलती कैसे, मैं लिख दे रहा हूं। बेंच की संख्या कैसे निकलता है? बेंच पर बैठे छात्रों की कुल संख्या बटा में एक बेंच पर बैठे छात्रों की संख्या, यही है। तो देखिए केस 1 में अगर हम आएंगे तो कितने छात्र बेंच पर बैठे हैं? x माइनस 2, और एक बेंच पर कितने छात्र आते हैं? 4 छात्र आते हैं। तो क्या केस 1 से बेंच की संख्या x माइनस 2/4 होगी? सहमत है? अगर मैं केस 2 की बात करूं तो 14 छात्र खड़े हैं, तो बेंच पर कितने छात्र बैठे हैं? x माइनस 14। x माइनस 14 छात्र बेंच पर बैठे हैं, तो यहां से बेंच की संख्या कितनी आएगी? जितने बैठे हैं उसमें एक बेंच पर बैठे छात्रों की संख्या से भाग कर दीजिए, तो डिवाइडेड बाई 3। अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी बेंच की संख्या है और ये भी बेंच की संख्या है। आ गया समझ में? तो बताइए x बराबर क्या? 50 आ रहा है, 50, ये 50। मानने के और भी तरीके हैं, आप छात्रों की संख्या x मान के भी कर सकते हैं क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप छात्रों की संख्या अगर x मानेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कर दूं उससे कि आप लोग कर लेंगे? कर लेंगे। होमवर्क में करके आइएगा, छात्रों की संख्या x मानकर, होगा उससे भी। छात्रों की संख्या x मानेंगे तो भी हो जाएगा, ओरल हो जाएगा। ओरल तो इससे होगा बच्चे, ये कंडीशन है, तो आप जीटीओ कर सकते हैं आराम से।
आइए चलिए देखिए, अब मेथड 1 था ये, मेथड 2 पे आ जाइए। देखिए ऑप्शन है जीटीओ है, ये जीटीओ। ऑप्शन ए क्या है 30, बी क्या है 40, सी है 50 और डी क्या है 60। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी के साथ। अगर मान लिया बेंच की संख्या, सॉरी एक मिनट, मैंने दूसरे केस में क्या बोला, एक तो विद्यार्थियों की संख्या मान के आपने किया, और फिर अब बेंच की संख्या एक्स मान के भी कर सकते हैं, ये तो मान के किया ही है आपने। अब दूसरा केस मानने का क्या है, बेंच की संख्या। बेंच की संख्या मान के भी बेसिक हो सकता है, वो होमवर्क में मैं देना चाहता था, बोलने में मैंने विद्यार्थी बोल दिया, लेकिन क्या है विद्यार्थी तो हम मान चुके हैं, बेंच की संख्या मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए देखिए, तो उसमें जो समीकरण बनेगा वो कैसे बनेगा, दोनों स्थितियों के विद्यार्थियों की संख्या को बराबर करना पड़ेगा। ओरली बोल दें, अगर बेंच हम एक्स मान लें, बेंच अगर एक्स मान लें, तो केस 1 में कितने छात्र हैं 4x + 2 होंगे कि नहीं। बेंच की संख्या अगर हम x मान लें, तो एक बेंच पर 4 छात्र बैठे हैं, तो x बेंच पर 4x छात्र बैठेंगे और 2 खड़े हैं, तो 2 और ऐड कर दीजिए। तो केस 1 से कुल छात्र कितने होंगे 4x + 2। दूसरे केस से बात करें तो एक बेंच पर 3 छात्र बैठे हैं और 14 छात्र खड़े हैं, तो दूसरे केस से छात्रों की संख्या क्या होगी 3x + 14। ये दोनों ही छात्रों की संख्या क्या होगी, समान होगी, बराबर कर देंगे, x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू मतलब बेंच की संख्या आ जाएगी। 12 आ रही, किया है क्या ऐसे ही आप लोगों ने, ठीक 12 आ जाएगी। और जैसे ही 12 आई बेंच की संख्या, तो छात्रों की संख्या किसी एक से भी निकाल लीजिए। 12 4 से कितना हो गया बताइए 48, 48 + 2 यानी कि 50 आ गया आंसर। तो कर सकते हैं ओरल, बेंच की संख्या मान के भी, घर से करके आइएगा। अब आइए मैं जीटीओ पे आ रहा हूं बच्चों। अगर छात्रों की संख्या 30 ले लें, छात्रों की संख्या 30 ले लें, तो कितने बेंच पर बैठे हैं केस 1 में बताइए। प्रत्येक बेंच पर 4 बैठे हैं और कितने खड़े हैं 2। यहां से मैं ये पूछना चाहता हूं, इन 30 छात्रों में से कितने छात्र बेंच पर बैठे हैं 28 बैठे हैं। आ रहा है समझ में, कितने बैठे हैं 28 बैठे हैं। और अगर 28 बटा आप 4 करेंगे तो बेंच की संख्या आएगी 7। केस 2 में कितने छात्र बेंच पर बैठे हैं बताइए। अरे वो तो 3 बैठे हैं, मतलब इस 30 में कितने बैठे हैं बताइए। 30 में से आप 14 माइनस करेंगे 16, 16 बटा 3 करेंगे तो ये पूरा पूरा 16 छात्र बेंच पर बैठे हैं ना केस 2 में। अगर इसको लिया जाए तो 16 बटा 3 करेंगे तो ये प्रॉपर आपका कटेगा नहीं, तो बेंच की संख्या दशमलव में नहीं हो सकती। ये नहीं कहेंगे कि 7.8 बेंच, कभी भी इस तरीके की काउंटिंग होगी तो नेचुरल नंबर में ही काउंटिंग होती है उसकी, सही है। तो ये गलत हो गया बच्चों। अगर मान लेंगे हमारे विद्यार्थी 40 हैं, तो केस 1 में कितने बेंच पर बैठे हैं 38, 38 बैठे हैं ना। तो क्या 38 को बैठा पाएंगे आप, क्योंकि एक बेंच पर 4 बैठने हैं, तो क्या 38 का बंटवारा हो जाएगा, 4 से ये विभाजित होगा नहीं होगा। तो ये भी आपका आंसर क्या है गलत है। अब 50 आइए, 50 छात्रों में से केस 1 में कितने छात्र बैठे हैं 48 बैठे हैं। एक बेंच पर 4 बैठे हैं, मतलब कुल बेंच की संख्या 12 हो गई। 12 4 सा 48, 12 हो गया। अब देखिए कौन सा उठाया है हमने, 50 वाला उठाया, ठीक। अब केस 2 में आएंगे, तो केस 2 में कितने छात्र बैठे हैं बेंच पर, टोटल 50 हैं, तो 14 नहीं बैठे हैं, इसका मतलब 36 बैठे हैं, 36 बैठे हैं, 36 बैठे हैं, और एक बेंच पर 3 बैठ रहे हैं, तो यहां से भी 12 3 से क्या हो गया आपका 36 हो गया। 12 बेंच यहां से भी आए, 12 बेंच वहां से भी आया था, यानी कि यही आंसर क्या है सही है। तो बच्चों ये तरीका आपको तभी आएगा जब ये आता है, जब आप बेसिक जानते हैं तभी आप इसका जीटीओ भी कर पाएंगे। अगर ये नहीं जानते तो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये चेक कैसे हुआ है, जब तक ये कंडीशन समझ में नहीं आ रही है तो क्या फायदा, फिर कंडीशन आनी चाहिए ना समझ में। तो कंडीशन समझने की कोशिश करिए जिम्मेदारी के साथ। आइए अब इसके बाद है 80 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा देखेगा 80।
बार बार ये वर्ड प्रॉब्लम लगाइए। देखिए बाद में हमको ये मत कहने आइए सर हमको मैथ्स कम आती है। जिनको मैथ्स कम आती है वो क्वेश्चन लेके बैठ जाया करें धूप में, ठंड का मौसम है, छत वत अगर है आपके पास। मतलब हमारे कहने का अर्थ है, आप लोग हंस देते हैं हर चीज में, हमारे कहने का अर्थ है हर जगह मकान मालिक छत प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है। तो अगर है प्रोवाइड है तो धूप में बैठिए। आगे देखिए और क्वेश्चन बैठ के लगाइए। यदि एक एनसीसी परेड में कैडेट्स को 45 की पंक्ति में खड़ा किया गया है और इससे 18 पंक्तियां बनाई गई हैं, यदि केवल 30 कैडेट ही प्रत्येक पंक्ति में खड़े किए जाएं तो कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी? बड़ा सिंपल है, कुल कैडेट्स हैं कितने? 45 इंटू 18, भाई 45 की पंक्ति में खड़ा किया गया है मतलब एक पंक्ति में 45 लोग, एक पंक्ति में 45 कैडेट होंगे। एनसीसी के कैडेट होते हैं ना बच्चे, ठीक है। तो एनसीसी जो लेता है उसको क्या कहते हैं? एनसीसी का कैडेट्स कहते हैं। तो देखिए 45 की पंक्ति में खड़ा करने का मतलब एक पंक्ति बनी है, कितने लोग रहेंगे उसमें? 45। अगर इस तरह की 18 पंक्ति बन जाए तो कुल कैडेट्स कितने हो जाएंगे? 45 जुड़े 18, गुणा करके ही तो आता है। अब देखिए कुल कैडेट्स हो गए आपके 45 जोड़े 18। अब इतने कैडेट्स को बैठाना है कैसे? खड़ा करना, बैठाना नहीं, खड़ा करना है कैसे बताइए? 30 की पंक्ति में, 30 की पंक्ति मतलब एक पंक्ति में 30 कैडेट, एक पंक्ति में 30 कैडेट। तो मान लिया कि कुल 600 कैडेट आ रहे हैं, मतलब ये गुणा भी नहीं किए, मान लिया कुल 600 कैडेट आ रहे हैं। अच्छा चलिए 810 आ रहा है, मान लेते हैं ये 810 ही आ रहा है। 810 कैडेट आ रहे हैं टोटल और एक पंक्ति में अब 30 कैडेट खड़े करने हैं, तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 810 बटा 30 यानी कि 27। 27 पंक्तियां बनेगी जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 30 कैडेट होंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है अगर नई पंक्तियों की संख्या चाहिए, नया अरेंजमेंट है, अब प्रत्येक पंक्ति में 30 कैडेट होंगे, तो पंक्तियों की संख्या कैसे आएगी बताइए? लिख देते हैं नई पंक्तियों की संख्या, नई पंक्तियों की संख्या, ध्यान से देखिएगा क्या होगा नई पंक्तियों की संख्या? कुल कैडेट्स अपॉन में क्या होगा? एक पंक्ति में खड़े कैडेट। कुल कैडेट्स कितने होंगे बताइएगा? 45 इंटू 18 और एक पंक्ति में खड़े कैडेट्स क्या हो जाएंगे? हाँ क्या आ जाएगा बताइए? 27। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। आ जाइए बच्चों, देखिए 81 नंबर का क्वेश्चन है, ये ऐसे ही कर लेंगे आप आराम से। सिंपल है, एक ही लाइन का है, ओरल कर सकते हैं आप चाहे तो। इसको गुणा मत करने जाइएगा, कटा लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहता है। आइए देखिए, एक फुटबॉल टूर्नामेंट में 7 विभिन्न टीमों के लिए 87 खिलाड़ी हैं। प्रत्येक टीम में कम से कम 12 खिलाड़ी तो होने ही होने हैं, कम से कम 12 खिलाड़ी होंगे। किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 12 7 84, 84 तो बढ़ गए, 7 टीम है, सब में 12 12 तो रहेगा ही, तो 12 7 84। अब कितने प्लेयर बचे हुए हैं? 3 प्लेयर बचे हैं, किसी एक टीम को दे सकते हैं आप, तो क्या होगा बताइए? किसी एक टीम को दे दीजिए, तो 12 3 15 खिलाड़ी किसी एक टीम में अधिकतम हो सकते हैं। आ गया समझ में? किसी एक टीम में कितने खिलाड़ी अधिकतम हो सकते हैं? 12 3 15। चलिए लिखना पड़ेगा क्या? 12 गुणे 7 84 तो होंगे ही मिनिमम, ये मिनिमम तो होंगे ही, समझिएगा सब में इतने मिनिमम तो जाने ही जाने हैं। अब देखिए शेष कितने बच रहे हैं? 87 माइनस 84 यानी कि क्या? तो 3 खिलाड़ी किसी भी एक टीम को दे दीजिए, तो किसी
एक टीम में अधिकतम 15 खिलाड़ी हो सकते हैं। नहीं समझे क्या? समझ गए बच्चों? बताइएगा। किसी एक टीम में मैक्सिमम 15 खिलाड़ी। भाई 12 तो जाना ही है, 60 टीम है तो 12 7 84, 84 तो चले गए, उनको जाना ही था। बचे कितने? 3। तो 3 प्लेयर जो है किसी भी एक टीम को दे दीजिए, तो मैक्सिमम एक टीम में 15 खिलाड़ी हो सकते हैं। मैक्सिमम एक टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? 15 खिलाड़ी। जरा कमेंट दिखा दीजिए बच्चों के। 15, ठीक है। कई सारे बच्चों ने आंसर करा है, गुड। आइए चलिए देखिए, यूट्यूब वाले बच्चे भी ध्यान देते रहे। अब आपका 82 नंबर का सवाल है, 82। 10 मीटर लंबी क्यारी में प्रत्येक 2 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाया जाता है, तो कुल कितने पौधे लगेंगे? ध्यान से देखिएगा, हम आपको पहले दिखा दें फिगर बनाकर, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। 10 मीटर लंबी क्यारी है में प्रत्येक 2 मीटर पर पौधा लगा है, एक पौधा, तो कुल पौधों की संख्या, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। ध्यान से देखिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 मीटर पे एक पौधा लगा है। तो बच्चों देखिए, इस तरीके के 2 मीटर के गैप कितने हैं? 2 मीटर का ये जो गैप है वो कितना है? 5 है। ये गैप की संख्या कैसे पता चल जाती है? सीधे 10 बटा क्या कर दीजिए? 2। गैप की संख्या कितनी हो जाएगी? गैप की संख्या क्या हो गई? 10 बटा 2 यानी कि 5। 5 गैप होंगे 2 मीटर वाले। कितने गैप होने हैं? 5 गैप। ध्यान से देखिएगा, गैप की संख्या फिगर बना के निकालने की जरूरत नहीं होती है। गैप की संख्या कैसे आती है? भाग देकर। क्या करना होता है इसमें? आपको जितना भी आपका डिस्टेंस दिया हुआ है, जितनी लंबाई दी हुई है, उसमें एक गैप की लेंथ से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। एक गैप की लेंथ से भाग कर दीजिए, या 2 पेड़ों की बीच की दूरी से भाग कर दीजिए। 2 पेड़ों के बीच की दूरी, उसी को गैप कहते हैं। 2 पेड़ों के बीच का जो फासला है वही क्या है? गैप है। तो आप कुल दूरी को गैप से, एक गैप से भाग करिए, या इसी एक गैप को कह सकते हैं 2 पेड़ों की बीच की दूरी से भाग करिए। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से निकल के आता है आपका कुल गैप। कुल गैप कितना हो गया? 5। तो अब पेड़ कितने लगेंगे बच्चों? 6 पेड़ लगेंगे। मैं काउंटिंग करा रहा हूं। यहां देखिए, कई लोग कहेंगे सर यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां लगेगा। नहीं, स्टार्टिंग में भी तो एक पेड़ लगेगा, तब तो गैप की बात होगी। शुरुआत में भी तो एक पेड़ लगेगा। बताइए बच्चों, बच्चे इसी को छोड़ देते हैं, वो सीधे 10 में 2 का भाग देते हैं, कहते 5 पेड़, 5 पेड़, चिल्लाने लगते हैं 5 पेड़ लगेगा। 5 पेड़ कैसे भाई? यह फिगर आपके सामने है। 5 पेड़ तो यहां से हो रहा है 1 2 3 4 5। यहां का पेड़ कहां गया? जब तक यहां पेड़ लेंगे नहीं तो 2 पेड़ों के बीच की दूरी कैसे 2 मीटर दिखाएंगे? गैप कैसे बनेगा? जब शुरुआत और स्टार्टिंग और लास्ट में यहां पेड़ हो आपका दोनों तरफ, ये गैप कब कहलाएगा? जब यहां भी पेड़ हो और यहां भी पेड़ हो। ये जो 2 मीटर की दूरी दी गई है वो 2 पेड़ों के बीच का फासला है। तो आप इसको बिना पेड़ लगाए 2 मीटर बोल के करेंगे क्या? ये तो गलत है। 2 पेड़ों के बीच की दूरी आपकी 2 मीटर है, तो शुरुआत में आपको एक पेड़ लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा जो पेड़ों की संख्या होती है गैप से एक ज्यादा होती है। कब? जब रास्ता दोनों ओर से खुला हो, तब। रास्ता दोनों ओर से खुला है तब ऐसा होता है कि हमेशा पेड़ की संख्या गैप से एक क्या होती है? ज्यादा होती है। रास्ता बंद हो तो ऐसा नहीं होता। जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, यही घूम के इस तरह से बंद हो गया, इसी पे पेड़ लगाना है। तो अगर ये होता पूरे 10 मीटर का ना बच्चे, तो गैप कितना आता है इसमें? 5। तो पेड़ भी 5 ही लगते हैं। मैं दिखाऊंगा अभी, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है। रास्ता दोनों साइड से खुला हुआ है तो पेड़ से बंद करिए इसको। आ रहा है समझ में? पेड़ से बंद मतलब पेड़ लगाइए, दोनों सिरों पे पेड़ लगेंगे। शुरुआत में पेड़ लगेगा, इसलिए हमेशा क्या होगा? गैप की संख्या से एक ज्यादा पेड़ों की संख्या होती है। तो पेड़ों की संख्या बराबर क्या? 5 + 1 कितना? 6।
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब सीखना है स्टार्टिंग में। जैसे कई लोग जानते भी होंगे, इसमें कई सारे बच्चे नहीं जानते होंगे ये क्वेश्चन। कितने लोग नहीं जानते थे ये क्वेश्चन, हाथ उठाइए। कई सारे लोग नहीं जानते थे। अब आ गया ना समझ में, पेड़ कैसे लगेंगे या खंबे कैसे लगेंगे, क्लियर हो गया सबको? हमेशा क्लियर रखिएगा। हमेशा क्या होता है, गैप की संख्या से एक ज्यादा पेड़ लगता है। कब? जब रास्ता दोनों ओर से खुला हो तब। बंद वाला केस तो अभी हम आपको पढ़ाएंगे, बंद वाला भी आएगा आगे। क्लियर हो गया? चलिए, ये एक क्वेश्चन आपका लगा लिया आपने। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। 83 पे आइए। हर एक बच्चा, एक 700 मीटर लंबी पंक्ति में प्रत्येक 7 मीटर पर एक पौधा लगाया जाता है, तो कुल पौधों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 101। डू योर सेल्फ में डाल दूं? डू योर सेल्फ हो गया। अब आइए, अगला क्वेश्चन है 84। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 4 मीटर है, यदि प्रत्येक 2 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाया जाए तो कुल कितने पौधे लगेंगे? तो आयताकार मैदान बच्चों पहले मैं दिखा दूं आपको 84 नंबर के क्वेश्चन पे। 84 पे आइए। ये आयताकार मैदान है, ये लंबाई इसकी क्या है? 6 मीटर है। चौड़ाई इसकी क्या है? 4 मीटर। बोला गया है प्रत्येक 2 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाए, तो बच्चों ये भी तो 6 मीटर होगा और ये भी क्या होगा? 4 मीटर। कुल कितनी लंबाई पे पौधा लगाना है वो हम देख लें। 6, 4, 10, 10, 10, 20। कुल 20 मीटर की लंबाई पर आपको पौधा लगाना है, और 2 पौधों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? 2 मीटर होनी चाहिए, समझिएगा। तो यानी कि नंबर ऑफ गैप यहां भी आपको पता करना है, नंबर ऑफ गैप यहां भी आपको पता करना है। तो देखिए, जिस दूरी पर, जिस लंबाई पर हमारा पेड़ लगेगा उसको बोलेंगे आयत की परिधि, सॉरी आयत का परिमाप। आयत का क्या होगा? परिमाप। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बच्चों पेरीमीटर होता क्या है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। सही है बच्चों, क्लियर हो गया? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री मतलब ये और ये। क्लियर हो गया? तो देखिए, लंबाई जिस पर पेड़ लगना है, आयत की, आयत का परिमाप, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और आयत का परिमाप बाबू होता क्या है? ये L है, ये B है, तो 2 ब्रैकेट में L + B, ये होता है। ये आयत का परिमाप है। तो कितना हो जाएगा बताइएगा? 2 ब्रैकेट में 6 + 4, यानी कि कितना? 20 मीटर पे बच्चों, 20 मीटर पे पूरा पूरा हमारा पेड़ लगना है। 2-2 मीटर का गैप होना चाहिए। तो 20 मीटर का हमारा ये पूरा पूरा रास्ता है, और रास्ता कैसा है? आयताकार। इस पर पेड़ लगाना है, तो पेड़ लगाने के लिए नंबर ऑफ गैप आपको पता करना पड़ेगा, गैप की संख्या। गैप मतलब क्या? 2 पेड़ों के बीच की दूरी जो है उसकी संख्या कितनी है, उस तरह के गैप कितने उठाए जा रहे हैं वो आपको पता करना है। तो गैप की संख्या कैसे पता चलेगा? 20/2 यानी कि 10 गैप। बेटा यहां 10 गैप हो रहे हैं, तो पेड़ कितने लगेंगे? 11 बोल दिए, यही तो गलती है। बंद है ये रास्ता, बंद है, तो कितने पेड़ लगेंगे? क्यों ऐसा होता है? जैसे ये देखिए, जैसे यहां पर हम पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है लगा दिया। अगर यहां पर गैप अगर 10 आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, गैप अगर मान लिया 10 आ रहा है, तो पेड़ यहां कितने लगते हैं? 11। अगर यही यहां से घुमा के बंद कर दें इसको, तो ये वाला पेड़ इसकी क्षतिपूर्ति कर देगा, तो अब एक्स्ट्रा पेड़ एक लगाना नहीं पड़ेगा। यही चीज है, समझिएगा बात को। यहां पर अभी मान लिया 10 गैप हैं, तो पेड़ लगाने पड़ेंगे 11, क्योंकि यहां भी पेड़ लगेगा। लेकिन अगर ये रास्ता बंद होता, यानी कि ये सिरा दोनों जुड़ा होता, तो यहां पर जो पेड़ लगा है यहां पर अगर मिला देंगे तो आकर इसकी क्षतिपूर्ति कर देगा कि नहीं? तो हो गया काम। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा पेड़ नहीं लगते, एक एक्स्ट्रा पेड़ नहीं लगता जब रास्ता बंद है। तो मैं गिनवाने जा रहा हूं, गिनिए। ध्यान से देखिएगा, 1, 2 और ये 3, ठीक। यहां 2-2 मीटर के
3 गैप हो गए, ये 4 है बाबू, तो यहाँ 2 और ये 2, क्लियर रहिएगा। फिर उसके बाद फिर 1 2 3, फिर 2 2, गिन के बताइए कितने गैप, सॉरी यहाँ 2 है, यहाँ 1 2 3, 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, ये इतने आपके गैप हो गए। ध्यान से देखिएगा पेड़ कैसे लगेगा, यहां पेड़ लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगा दिया, यहां लगेगा, यहां लगेगा, यहां 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 यहां, बोलिए कितने पेड़ लग गए, गिन के बताइए। 4 4 8 2 10 ही तो लगे हैं, बताइए 4 4 8 2 10 लगे हैं। मतलब यहां पर ये नहीं है जो हमारा प्रारंभ है वही अंत है, यहां से प्रारंभ से पेड़ लगाना शुरू किए तो अंत भी हमारा यही है, तो अब दूसरा पेड़ नहीं लगेगा। जो हमारा प्रारंभ होता है वही क्या हो जाता है, अंत। जहां से चले थे वही आकर रुक गए, तो एक एक्स्ट्रा पेड़ कहां लगाना पड़ेगा। जबकि इसमें क्या है, लगाते हुए चलिए, रास्ता दोनों ओर से खुला हुआ है, तो लगाते हुए चलिए, लास्ट में भी एक पेड़ लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, एक हमेशा ज्यादा हो जाता है। नंबर ऑफ गैप से आपके नंबर ऑफ ट्री क्या हो जाएंगे, एक ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर है, कब, जब रास्ता दोनों खुला है तब। रास्ता अगर बंद है तो जितने गैप उतने ही पेड़ लगते हैं। हॉल नंबर 1 से हम हो क्या रहे हैं, बच्चे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सब मेरा ही मास्क है क्या, सब भर लेता हूं। हाँ क्या है क्वेश्चन, बीच का तो कोई सवाल ही नहीं है बाबू, कहां से बीच वाली बात सोच ली आप। बच्चा कह रहा रास्ता ये बीच में भी लगा सकते हैं, ये कोई बात यहां पर नहीं है। पेड़ लगाना है और यहां पर परिधि, सॉरी परिमाप, आज परिधि क्यों मुंह से निकल रहा है, परिमाप पे ही लगाना है। ठीक है, कहां लगाना है, परिमाप पे ही लगाना है। सवाल पढ़ लीजिए, क्या है क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 4 मीटर है, यदि प्रत्येक 2 मीटर की दूरी पर एक पौधा लगाया जाए तो कुल कितने पौधे लगेंगे। बच्चा कह रहा है कि सर अंदर भी लगा सकते हैं। बाबू देखिए, अंदर लगाने का यहाँ कोई औचित्य ही नहीं होगा क्यों, क्योंकि उसके बारे में कोई विशेष आंकड़ा नहीं है। ठीक है, तो कहां माना जाएगा, प्रायोरिटी किसकी होगी, पर बार बार परिधि क्यों निकल रहा है मुंह से हमारे, परिमाप किस पर लगेगा, परिमाप पर। ठीक है, वृत्त के लिए परिधि का प्रयोग किया जाता है, वृत्त का परिमाप वृत्त की परिधि कहलाता है। ठीक, आइए चले, हो सकता है मेरे दिमाग में ये वृत्त वाला क्वेश्चन बैठा हो, इसलिए बार बार मैं वही बोल रहा हूं। समझ गए बच्चों, इसमें क्या है, जहां से चलना शुरू करेंगे वहीं पर आके वहीं पर फिर रुक जाएंगे। कहां 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 पर 2 मीटर से ज्यादा हो रही, हाँ आयत के बीच में, कौन से, यहां भी लगवाना चाहते हैं क्या आप भी, हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहां क्यों लगाएंगे भाई, यहां लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, यस, हाँ हाँ, परिमाप पे लगाइए। क्वेश्चन किसका है, ये परिमाप का ही है। अब बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो लिख लीजिए, इसकी बाउंड्री पर पेड़ लगाए गए हैं। क्या, नहीं बाबू ऐसा नहीं, देखिए बोलने का तो कई सारा तरीका हो सकता है, कुछ नहीं बोला है ना तो आप क्या मानेंगे, इसके बाउंड्री पर ही लगा है। लगाने का तो लगा ही सकते हैं, ये लीजिए इस पे लगाइए, कितने लगेंगे, ये 6 है, ये 1 मिनट 6 है, ये 4 है, तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 10, कौन ठहरा भाई, कितना हो गया, ये 36 हो जाएगा, और ये आपका 16 हो जाएगा। 36 और 16 कितना, अंडर रूट 52 लगाएंगे क्या आप, अंडर रूट 52 पे कैसे बांटेंगे भाई, जगह आपका सेट नहीं हो पाया ना। ये पूरा विकर्ण जो आएगा डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, ये अंडर रूट 52 आ रहा है, अब इसका बंटवारा नहीं कर पाएंगे, तो सवाल आपके सामने ऐसा हमेशा आएगा जिसका आंकड़ा हो बट पाए। अब अंडर रूट 52 तो 2 2 2 में नहीं बांटा जा सकता, तो यहां पर यह उचित नहीं होगा कि विकर्णवत आप यहां पर लगाएं पेड़ 2 2 मीटर की दूरी पर, या तो लिखना पड़ेगा कि हाँ यहां पर इतनी दूरी बच जाएगी, वहां कोई पेड़ इस तरह से नहीं लगेगा। समझ में आया, ठीक, तो ये आपकी शंका थी, समाधान हो गया, सही है बच्चों। अंदर नहीं, बाहर से ही लगाना है। जैसे ये भी है, एक वृत्ताकार मैदान जिसकी परिधि 7 मीटर है, यदि इसके प्रत्येक 4 मीटर पर एक खंभा लगाना हो, यहाँ मेंशन है कि परिधि पर ही लगाना है, यहाँ मेंशन है परिधि पर ही लगाना है,
तो कुल कितने खंबे लगेंगे? गलत है क्या? 7 मीटर त्रिज्या करिए उसको, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, यदि इसकी परिधि पर, करेक्शन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपका करेक्शन है 85 में, एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, कर लीजिए करेक्शन, इसकी परिधि पर प्रत्येक 4 मीटर पर एक खंबा लगाना है, कर लेंगे आप? नहीं हो पाएगा। चलिए देखिए, वृत्त की त्रिज्या r बराबर अगर दिया है 7, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है, 2 पाई r। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 44 आ गया। ये परिधि यानी कि वही लेंथ ऑफ द बाउंड्री ही है। 4-4 मीटर पे आपके खंबे लगने हैं, तो गैप कितना होगा? 11, 44/4 11। तो खंबे भी कितने लगेंगे? 11 ही लगेंगे। जहां से चलना शुरू करेंगे वहीं खत्म, खंबे भी 11 ही लगेंगे। लेकिन अगर स्ट्रेट रोड होती 44 मीटर की, तो खंबे कितने लगते हैं? 12 लगते हैं। बच्चों डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को डाउट किसी प्रकार का? चलिए अब इसके बाद आप लोग ये 86 नंबर का क्वेश्चन यहीं लगाइए, 87 बैठ के यहीं लगाइए, 88 यहीं बैठ के लगाइए। ये CW है आपका क्लास वर्क, करिए अभी यहीं। समय देखिए, मैं अभी क्लास का टाइम कम दे रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, तो कोई रोने नहीं लगेगा कि क्लास का समय कम दे रहे हैं। सबको पता है क्लास का भी समय कम दिया जा रहा है, मिलेगा सबको, पर्याप्त समय मिलेगा। चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं आप लोग, और बच्चे हमारे यूट्यूब पे भी हैं इस समय, बहुत बढ़िया यूट्यूब